हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए अब हम सेल बायोलॉजी के एकदम लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा पार्ट नंबर 18 आज स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक का नाम है क्रोमोसोम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। सबसे पहले हमारे स्पेशल पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट देखें, मैंने लिखा है क्रोमोसोम मेड अप फ्रॉम क्रोमेटिन मटेरियल ड्यूरिंग मेटाफेज, है ना। मेटाफेज के दौरान क्रोमेटिन मटेरियल के संघनन होने से, आपस में उलझने से कौन बनता है? क्रोमोसोम बनता है। यहां पर एक नया वर्ड आपको सुनने में मिल रहा है, मेटाफेज। दोस्तों, इसको आप ज्यादा घबराइएगा मत। इसके बाद हम जस्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन। वहां पर हम पढ़ेंगे कि मेटाफेज क्या होता है। ऑलराइट, तो मेटाफेज अवस्था के दौरान क्रोमेटिन फाइबर्स आपस में उलझ जाने से, उनके आपस में संघनित हो जाने से या आपस में मिल जाने से कौन बनता है? क्रोमोसोम बनता है। क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होते हैं? ये हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के अंदर। दोस्तों याद कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि ये कोई सेल है, इस सेल का ये कोई न्यूक्लियस है। ऑलराइट, और न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ पानी जिसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म कहा था। और तीसरी चीज हमने पढ़ी थी क्रोमेटिन फाइबर्स। ऑलराइट, तो क्रोमेटिन फाइबर्स इस तरह से धागे के समान, है ना, फाइबर्स के समान, धागे के समान संरचनाएं होती हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? और इन्हीं धागे समान स्ट्रक्चर के आपस में उलझ जाने की वजह से इस तरह से क्रोमोसोम बनते हैं, गुणसूत्र बनते हैं। तो एक बात यहां पर क्लियर हो गई बहुत अच्छे से कि जो न्यूक्लियस है वो कहां पाया जाएगा? केंद्रक के अंदर पाया जाएगा। ऑलराइट, बिकॉज क्रोमेटिन फाइबर्स डीएनए से बनता है, क्लियर। और डीएनए कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ना। यानी डीएनए से क्रोमेटिन बनेगा और क्रोमेटिन जो है वो अल्टीमेटली क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। तो क्रोमोसोम भी कहां पाया जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। ऑलराइट, तो यही बात यहां पर हमने लिखी है कि क्रोमोसोम मेड अप फ्रॉम क्रोमेटिन मटेरियल ड्यूरिंग मेटाफेज। दूसरा पॉइंट लिखा है कि ऑल क्रोमोसोम प्रेजेंट इन वन गैमेट्स, है ना, यानी एक युग्मक के अंदर, है ना। अब जब आप सब जानते हैं कि एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो, उनके अंदर गैमेट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं, जिसकी वजह से नई संततियों का, नई जनरेशन का निर्माण होता है। क्लियर, जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स के अंदर डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे। तो एक गैमेट्स के अंदर जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, उन सभी क्रोमोसोम को एक साथ मिलाकर के क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। क्लियर। और गैमेट एक तरह की, क्या आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि गैमेट एक तरह की कोई सेल है, एक तरह की क्या है? सेल है। तो अगर सेल है तो सेल का न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस होगा तो डीएनए होगा, डीएनए होगा तो क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे, और क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे तो क्या होगा? क्रोमोसोम होगा। तो जितने क्रोमोसोम उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर होंगे, उन सबको एक साथ मिला करके क्या कह देंगे? जीनोम कह देंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, केमिकल कंपोजिशन। क्रोमोसोम का केमिकल कंपोजिशन यानी ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होता है डीएनए, दूसरा होता है प्रोटीन। डीएनए इसके अंदर 40% पाया जाता है और प्रोटीन इसके अंदर 60% पाई जाती है। क्लियर। प्रोटीन दो तरह की है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये इसका एक छोटा सा केमिकल कंपोजिशन है ना। क्लियर बात। हिस्टोन प्रोटीन नेचर के अंदर बेसिक होती है, डीएनए नेचर के अंदर एसिडिक होता है, इसलिए हम इसको न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो एसिड और बेस ये दोनों मिलकर के क्रोमोसोम को बना रहे हैं, तो ये एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर बन गई। ऑलराइट, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम किस प्रकार से व्यवस्थित होता है, क्रोमोसोम किस प्रकार से अरेंज होता है। आइए इसको समझें। देखिए यहां पे मैंने एक हिस्टोन प्रोटीन बनाया है, 4 गोले मैंने बनाए हैं ग्रीन कलर से, और 4 गोलों के पीछे 4 गोले बनाए हैं मैंने ब्लैक कलर से, है ना। टोटल 8 प्रोटीन यहां पर दिखाई गई है ना। ये 3D स्ट्रक्चर हम कंप्लीटली नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। आप इतना याद रखिए कि ये 8 प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, है ना, इसलिए हम इसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं, है ना, हिस्टोन अष्टक बोलते हैं। क्लियर। तो ये 8 प्रोटीन के मॉलिक्यूल जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ये एक डीएनए की लंबी छड़ जिसके अंदर 147 बेस पेयर है ना, 147 बेस पेयर है, उससे मिलकर बना हुआ ये डीएनए जब इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिल जाता है, क्लियर, तो ये डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन के अष्टक को चारों तरफ से अपने ऊपर या चारों तरफ इसके ऊपर क्या हो जाता है? लिपट जाता है। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन का मॉलिक्यूल है और ये डीएनए है।
ये डीएनए इसके ऊपर चारों तरफ से इस तरह से क्या कर जाएगा, लिपट जाएगा और फिर इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। ऑलराइट, क्लियर है बात। तो उसी तरीके से यहां पर देखिए, सबसे पहले हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल, हिस्टोन ऑप्टामर, जो 147 बेस पेयर ऑफ डीएनए के साथ मिल रहे हैं और इस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है ना। यानी यहां पर देखिए, ये जो आपको ग्रीन कलर के अंदर नजर आ रहा है, ये है प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। और इन हिस्टोन प्रोटीन को चारों तरफ से किसने लपेट लिया है, डीएनए ने लपेट लिया है। किसने लपेट लिया, डीएनए। और फिर डीएनए इनको लपेट करके आगे बढ़ गया, फिर हिस्टोन प्रोटीन आई, फिर डीएनए ने इसको चारों तरफ से क्या कर लिया, लपेट लिया और फिर आगे बढ़ गया, फिर हिस्टोन प्रोटीन, फिर उसको चारों तरफ से लपेटा, फिर आगे बढ़ गया। इस तरीके से ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर को लपेटता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। तो सपोज कीजिए कि इस तरह की जो स्ट्रक्चर ये बन रही है, ये लंबी स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी। क्लियर। और ये महसूस कैसी होगी, जैसे तस्बीह होती है, माला होती है और माले के ऊपर जैसे वो छोटे छोटे दाने लगे होते हैं, उसी प्रकार से ये महसूस होती चली जाती है। जैसे एक लंबा सा धागा हो और उस लंबे से धागे के अंदर बहुत सारे दानों को क्या कर दिया हो, पिरो दिया हो। इसीलिए यहां पर देखिए मैंने लिखा है बीड्स ऑफ स्ट्रिंग, है ना, जैसे कोई माला हो, उस तरह से ये क्या होती है, महसूस होती है। और एक चीज और याद रखिएगा कि जब ये डीएनए इस ऑक्टामर को, हिस्टोन ऑक्टामर को अपने ऊपर लपेट लेता है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम यानी जब हिस्टोन ऑक्टामर को ये डीएनए अपने ऊपर लपेट लेता है, तो डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर यानी हिस्टोन अष्टक, इन दोनों के मिश्रण को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसोम कह देते हैं। और फिर ये डीएनए आगे बढ़ जाता है, फिर हिस्टोन प्रोटीन इसको मिलती है और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के हिस्टोन प्रोटीन को ये डीएनए अपने ऊपर फिर क्या कर लेता है, लपेट कर फिर न्यूक्लियोसोम बनाता है। क्लियर। तो दो स्टोन प्रोटीन के अष्टक के बीच का ये जो डीएनए है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। दो डीएनए यानी लिंक करवाने वाला, दो स्टोन प्रोटीन के अष्टक के बीच में लिंक करवाने वाला डीएनए लिंकर डीएनए, जिसके अंदर 53 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं, क्षार युग्म कितने होते हैं, 53। तो 53 इसके अंदर हो गए, 147 इसके अंदर हो गए। इसके अंदर देखें, ये हमने लिखा है, ये इसके ऊपर पूरा का पूरा लिपट गया यहां पर। तो 147 इसके अंदर और 57, 53 इसके अंदर, टोटल कितने हो गए, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। ऑलराइट, यहां पर 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए टोटल यहां से यहां तक मौजूद होंगे। आगे की स्ट्रक्चर यानी ये लंबी सी जो है चेन जो है, वो इस तरीके से आपस में उलझ जाती है और उलझ करके इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर बनाती है और फाइनली ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर के एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाती है। क्लियर है बात। ये इसका क्रोमोसोम का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम तीसरा हमारा टॉपिक आता है, इसके अंदर स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं। यहां पर देखें, मैंने एक क्रोमोसोम बनाया है, दिख रहा है आपको, है ना। उसकी यहां पर दो बाजुएं नजर आ रही है, एक इस साइड में और दूसरी इस साइड के अंदर। क्लियर। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक। इसकी ये दो बाजुएं हैं और सेंटर के अंदर देखिए आपको ब्लैक कलर का डॉट नजर आ रहा है। इस सेंटर वाले डॉट से ये दोनों बाजुएं क्या है, कनेक्टेड है ना। तो बेसिकली एक क्रोमोसोम के अंदर एक तो पाया जाएगा क्रोमेटिड, याद रखिएगा नाम क्रोमेटिड। एक पाया जाएगा सेंट्रोमियर, एक पाया जाएगा काइनेटोकोर, एक पाया जाएगा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और एक पाया जाएगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, एक पाया जाएगा सैटेलाइट और लास्ट पाया जाएगा टीलोमियर। एक क्रोमोसोम के अंदर इतनी स्ट्रक्चर पाई जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमेटिड की। क्रोमेटिड क्या है, क्रोमेटिड कहते हैं इस पूरे की पूरी स्ट्रक्चर की जो दो भुजाएं नजर आ रही हैं आपको, ये बेसिकली आपको दो नजर आ रही है मगर ये पूरी की पूरी एक ही है। ये पूरी की पूरी क्या है, एक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं इस तरीके से, है ना, एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दूं तो सपोज कीजिए यहां पर एक इसकी गांठ पड़ जाएगी। ऑलराइट, बात समझ पा रहे हैं आपको। इसको कुछ इस तरीके से समझिएगा आप, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है दोस्तों, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को अगर मैं इस तरीके से मोड़ देता हूं, ये देखिए
तो यहां पर एक बीच में क्या पड़ जाएगी, गांठ पड़ जाएगी, ये इस तरीके से यहां पर एक क्या पड़ गई, गांठ। तो इस गांठ के ऊपर का हिस्सा अलग और नीचे का हिस्सा अलग हो गया। क्लियर, वही यहां पर शो हो रहा है। ये पूरा का पूरा एक पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। लेकिन ये क्रोमेटिड क्या कर गई है, इस तरीके से मुड़ गई है। इसके मुड़ने की वजह से यहां पर एक गांठ पड़ गई। क्लियर, इसी गांठ को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। सेंटर का मतलब होता है बीच में, और इसी को हम कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं मोड़ को, है ना। यानी ये मुड़ गया है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, उलझ गया है। क्लियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर, है ना, एक छोटी सी प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। यहां पर देखिए मैंने लिखा है काइनेटोकोर, है ना। ये प्रोटीन है, सेंट्रोमियर के ऊपर पाई जाने वाली एक प्रोटीन है जिसका नाम काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर का काम यह है कि सेल डिवीजन के दौरान जब स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं सेंट्रोमियर सेंट्रियोल के जरिए से, तो ये काइनेटोकोर उन स्पिंडल फाइबर्स को अपने ऊपर बांधने में मदद करती है ना। यानी ये जैसे हम कहते हैं ना कूठा, है ना, किसी चीज को अटकाने के लिए। तो जब स्पिंडल फाइबर्स इसके पास आते हैं तो ये काइनेटोकोर उन स्पिंडल फाइबर्स को अपने ऊपर क्या कर लेती है, बांध लेती है, जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को आसानी से ऊपर ले जाने में आसानी से ऊपर ले जा पाते हैं। क्लियर, तो इसका नाम है काइनेटोकोर। तो क्रोमेटिड क्या है, क्रोमेटिड है ना एक लंबी सी स्ट्रक्चर है जो किससे मिलकर बनी हुई है, क्रोमेटीन से बनी हुई है। ये क्रोमेटीन है, नॉट क्रोमेटिड। यानी ये सारे के सारे क्रोमेटीन धागे हैं जो आपस में उलझ गए हैं और पाइप जैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो बीच में से उलझ गई है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। क्लियर, तो क्रोमोसोम के अंदर, है ना, मेटाफेज अवस्था से पहले हमें एक क्रोमेटिड नजर आती है, लेकिन मेटाफेज अवस्था के बाद हमें क्रोमोसोम इस तरह से नजर आता है जिसमें दो क्रोमेटिड होती है। कितनी क्रोमेटिड होती है, दो क्रोमेटिड। इस प्रकार से देखिए, एक क्रोमेटिड तो ये हो गई यहां से लेकर के पूरा ये यहां तक, और दूसरी क्रोमेटिड ये यहां से लेकर के यहां तक। क्लियर, और इसके बीच के अंदर ये सेंट्रोमियर। ऑलराइट, तो एक क्रोमेटिड आपको यहां पर नजर आ रही है। तो क्रोमेटीन क्या है, एक क्रोमेटीन धागे हैं अंदर जो आपस में उलझ गए हैं, है ना, और उनकी वजह से क्या बनी है, क्रोमेटिड। आपस में उलझ जाने की वजह से इसके सेंटर में कॉन्स्ट्रिक्शन आया जिसको हमने प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा, जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन है जिसका नाम काइनेटोकोर है जो स्पिंडल फाइबर्स को बांधने में मदद करती है। क्लियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा इन क्रोमेटिड्स पर कुछ कॉन्स्ट्रिक्शन और पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना। और इन्हीं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को NORB कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, जहां पर न्यूक्लियोलस बनता है। और न्यूक्लियोलस क्या करता है, RNA बनाता है। क्लियर, कहां पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। हमने केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर इसको पढ़ा है। क्लियर, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद का एरिया क्या कहलाता है, सैटेलाइट कहलाता है। और इसके जो टर्मिनल पॉइंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, टीलोमियर। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर किसके अंदर पाई जाती है, क्रोमेटिड्स या सॉरी क्रोमोसोम के अंदर। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद का एरिया सैटेलाइट, और सैटेलाइट के बाद में इन क्रोमोसोम के जो टर्मिनल पॉइंट है, इन टर्मिनल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर कहते हैं। क्लियर, ये हो गई स्ट्रक्चर किसकी, क्रोमोसोम की। लास्ट, शेप ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम अलग अलग शेप के अंदर पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले है टीलोसेंट्रिक, है ना। टीलोसेंट्रिक का मतलब ये हुआ कि जब क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स दोनों एक ही तरफ हो, नीचे की तरफ आपको नजर आ रही है, और टॉप के ऊपर कौन मौजूद है, सेंट्रोमियर मौजूद है ना। उस ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक, है ना। टीले पर मौजूद है, टीला ऊपर की तरफ होता है, तो टीले के ऊपर सेंट्रोमियर मौजूद है, इसलिए हम इसको टीलोमियर कहते हैं। एक्रोसेंट्रिक का मतलब यह हुआ कि क्रोमेटिड्स का कुछ भाग, बस छोटा सा कुछ भाग, है ना, ये सेंट्रोमियर के ऊपर की तरफ मौजूद होता है, बाकी मैक्सिमम भाग कहां पर हो, नीचे की तरफ। यहां पर आपको दो क्रोमेटिड्स नजर आ रही है, देखें, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो इन दोनों क्रोमेटिड्स का एक छोटा सा भाग सेंट्रोमियर के ऊपर है, बाकी मैक्सिमम भाग कहां पर है, नीचे की तरफ। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक। और सब मेटासेंट्रिक का मतलब यह हुआ कि दोनों क्रोमेटिड्स का कुछ भाग ऊपर की तरफ हो और कुछ भाग नीचे की तरफ हो। यानी सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में ना होकर के सेंटर से थोड़ा क्या हो, ऊपर की तरफ हो। ऐसी व्यवस्था को हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। और मेटासेंट्रिक का मतलब जब सेंट्रोमियर बिल्कुल कहां पर हो, सेंटर के अंदर हो। क्लियर है बात। तो इस तरीके से क्रोमोसोम की 4 अलग अलग शेप पाई जाती हैं, जिनको हम टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्रोमोसोम। इसके अंदर हमने एक बात मिस कर दी,
है ना। क्रोमोसोम का मतलब होता है कलर्ड बॉडी, है ना, रंगीन बॉडी जो आसानी से स्टेन करने पर कलर को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सोम कहते हैं बॉडी को, क्रोमो बोलते हैं कलर को। क्लियर है बात। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 18 क्रोमोसोम के बारे में। अब हम सिर्फ एक टॉपिक और क्लियर करेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का पूरा डिफरेंशिएशन, उसके अंदर कितने तरह के वैरायटीज होती है वो हमें सिर्फ एक और देखना है। बाकी हमारी सेल बायोलॉजी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।